मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण जो कि अजन्मा है। अजन्मा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म न हुआ हो। तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कि जन्म नहीं लिया है, क्या उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? और अगर संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, तो इस स्थिति में इससे संबंधित विधिक प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो इसी के एस्पेक्ट में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपत्ति अंतरण होता क्या है? क्योंकि अगर संपत्ति अंतरण को देखा जाए, संपत्ति के अंतरण को देखा जाए, तो इससे रिलेटेड सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है कि संपत्ति का अंतरण है क्या। सेक्शन 5 को भी डिस्कस करने से पहले जब आप इसके जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को देखोगे, विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण को देखोगे, तो यहां पर संपत्ति शब्द कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी वर्ड है, जुरिस्प्रूडेंस में संपत्ति को हित कहा जाता है। प्रॉपर्टी इज लाइक एन इंटरेस्ट। संपत्ति क्या है? तो आप देखोगे संपत्ति एक प्रकार का हित है, राइट। जब आप जुरिस्प्रूडेंस में इसको देखेंगे तो संपत्ति कहा जाता है हित को। और जब आप हित के बारे में बात करते हैं तो हित दो तरह का होता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और दूसरा होता है लिमिटेड इंटरेस्ट। तो हित भी आपका दो तरह का हो गया, एक तो पूर्ण हित और दूसरा हो गया आपका सीमित हित, लिमिटेड इंटरेस्ट। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो जब आप बात करते हो संपत्ति का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो अब आप देखो कि ऐसे कौन कौन से हित है जिसका कि अंतरण किया जाए, तो कहां कहां पूर्ण हित का अंतरण होगा और कहां कहां सीमित हित का अंतरण, राइट। अब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब आप टीपी एक्ट पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपको विक्रय में मिलता है, सेल में मिलता है, या फिर दान में भी आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके से विनिमय जब आप पढ़ते हैं, एक्सचेंज, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है। जहां तक कि लिमिटेड इंटरेस्ट का सवाल है, सीमित हित का सवाल है, तो ये जनरली आपको बंधक में मिलता है। इसके अलावे जब आप देखते हैं तो पट्टा में मिलता है, क्योंकि बंधक में भी लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है और पट्टा में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं लिमिटेड इंटरेस्ट का ही इसमें ट्रांसफर होता है। तो संपत्ति शब्द का मतलब अगर हम देखें तो इंटरेस्ट से है। और टीपी एक्ट के सेक्शन 13 में जिस हमने जो यहाँ पे लिखा है पूर्व हित, तो यहाँ पर पूर्व हित को सीमित हित जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लिमिटेड इंटरेस्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज और, पूर्ण हित जब आप बात करते हो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ऑनरशिप मिलता है, मतलब एक तरीके से स्वामित्व मिलता है, राइट। और स्वामित्व का जहां तक सवाल है, ऑनरशिप का जहां तक सवाल है, तो इसमें आपको राइट टू यूज, राइट टू मैनेज एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ, मतलब आपको उपयोग करने का अधिकार है, उपभोग का अधिकार दिया जाता है, इसमें उपभोग का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावे आपको राइट टू मैनेज दिया जाता है, प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है। और तीसरी चीज जब आप देखते हो तो यह राइट टू डिस्पोज ऑफ, मतलब क्या, इसमें वयन के अधिकार भी दी जाती है। तो जब आप पूर्ण हित के बारे में बात करते हो तो एक साथ इन तीन तीन राइट्स को आप एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन अगर सीमित हित को देखा जाए तो सीमित हित में चूंकि स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, तो इस वजह से यहां पर आपको एक तरीके से, जैसे लीज अगर आप देखोगे तो उपभोग का अधिकार, बंधक में भी उपभोग का अधिकार हो सकता है कि इसमें आपको प्रबंधन का भी अधिकार दे दिया जाए।
लेकिन ये दो अधिकार लिमिटेड इंटरेस्ट में हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी को मैनेज करो, आप प्रॉपर्टी का यूज करो, तो ये सारे के सारे लिमिटेड इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन सीमित हित में आप प्रॉपर्टी को कभी भी डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, आप कभी भी वयन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से पूर्ण हित और सीमित हित का जहां तक आप देख रहे हो, तो यहां पर तीन चीजें हैं, एक उपभोग का अधिकार, दूसरा प्रबंधन का अधिकार और तीसरा वयन का अधिकार। जबकि यहां पर आप देखते हैं उपभोग का अधिकार एवं प्रबंधन का अधिकार। तो सेक्शन 13 में जो आप देखते हो ना कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण, उसका जो पहला पॉइंट आप देखते हैं पूर्व हित का सृजन, और पूर्व हित सीमित हित के रूप में सृजन। इसी वजह से पहले हमने सोचा कि सीमित हित को बता दूं। अब संपत्ति शब्द तो क्लियर है। जब आप संपत्ति का अंतरण की बात करते हो, तो संपत्ति का अंतरण ये आपका सेक्शन 5 में दिया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका सेक्शन 5 में दिया गया। जब आप धारा 5 देखते हैं, तो धारा 5 से एक जो इसेंस निकल करके आता है, वो निकल करके आता है कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, मतलब प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर किया जाएगा वह जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के पक्ष में ही संपत्ति का अंतरण होगा। मतलब क्या कि कोई इसमें जैसे जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति का मतलब यहाँ पे है, जब आप सेक्शन 5 पढ़ते हो तो चूंकि वहां पे आपको मिलेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति का अंतरण जब भी होना चाहिए तो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, वहां पे आपको मिलेगा लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। इसका मतलब होता है कि जीवित व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। इसके अलावे आप अगर देखें तो और भी चीज है कि एक से अधिक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, या फिर एक से एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि एक या एक से अधिक हो, या स्वयं को कर सकता है, या एक से अधिक व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो जैसी भी स्थिति हो, तो सेक्शन 5 का अगर देखा जाए कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, एक्चुअल में मैं सेक्शन 13 को जो कनेक्ट करना चाहता हूं, धारा 13 अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति के अंतरण की बात करता है, और धारा 5 जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच संपत्ति के अंतरण की बात करता है। तो एक तरीके से जब आप इनिशियल स्टेज में देखोगे या समझोगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि धारा 13 धारा 5 के नियम को विरोध करता है, या धारा 13 धारा 5 का अपवाद है। क्योंकि किसी किसी बुक में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहीं कहीं धारा 13 को धारा 5 का अपवाद बता दिया जाता है। तो कहीं कहीं बताया जाता है कि धारा 13 और धारा 5 दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्सी हैं। अब इसके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं कि वाकई क्या धारा 13 धारा 5 का अपवाद है, या फिर वाकई क्या धारा 13 धारा 5 का विरोध करता है। तो सबसे पहले जब आप धारा 5 देखते हो, लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन, मतलब एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण कर सकता है, तो इससे एक मतलब यह निकला कि एक जीवित व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता जो कि अजन्मा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जीवित व्यक्ति अगर अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करे, तो वह संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, क्योंकि धारा 5 का उल्लंघन होगा, और सेक्शन 5 के उल्लंघन होने की वजह से यह अंतरण वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना, ये तो हमने एक सामान्य सी बातें बता दी, लेकिन जीवित व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण डायरेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब क्या कि अगर प्रत्यक्ष तौर पर कोई संपत्ति का अंतरण करना चाहे, कोई जीवित व्यक्ति अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण डायरेक्ट करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए, कोई सीमित हित क्रिएट करके अगर किया जाए, तो उस स्थिति में धारा 5 के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। अब किस प्रकार से नहीं होगा, इसी के संदर्भ में अब हम धारा 13 पर डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 5 क्लियर है कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए, और धारा 5 के अकॉर्डिंग जीवित व्यक्ति अगर अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है, तो वो अंतरण मान्य नहीं समझा जाएगा। अब यहीं पर
सेक्शन 13 के बारे में हम देखते हैं। धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 तो इस बात की अनुमति देता है कि अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण हो सकता है। लेकिन यहां पर अजन्मा व्यक्ति कौन है? सबसे जो मेन सवाल है वो ये है कि आप किसको अनबाउंड पर्सन कहोगे? आखिर कौन होगा अजन्मा व्यक्ति? तो अगर सामान्य अर्थ देखा जाए इस अजन्मे व्यक्ति को, तो अजन्मा व्यक्ति बोलते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि अभी तक जन्म नहीं लिया है। मेरी बातों पे ध्यान देना। ऐसा व्यक्ति जो कि अभी तक जन्म नहीं लिया है। अब यहां पर किसी किसी बुक में हो सकती है कि कंट्रोवर्सी हो। साइंटिफिकली जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा गर्भ में आ गया, तो बच्चे का गर्भ में आने मात्र से साइंस के अकॉर्डिंग तो वो बच्चा कहीं ना कहीं है, एग्जिस्टेंस है उस बच्चे का। अगर आप देखोगे कि कोई गर्भस्थ बच्चा है, जो बच्चा गर्भ में आ चुका है, कोई गर्भस्थ शिशु है, वह शिशु अगर गर्भ में आ चुका है, तो इस स्थिति में क्या उस गर्भस्थ शिशु को संपत्ति का अंतरण धारा 13 के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है? तो आंसर होगा कि हाँ। अब गर्भ में स्थित बच्चा को साइंस के नजरिए से देखा जाए तो वो एग्जिस्टेंस में माना जाता है, लेकिन धारा 13 के प्रयोजन से देखा जाए तो उसे एग्जिस्टेंस में तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वह बच्चा जन्म ना ले ले। तो अजन्मा व्यक्ति का जो अगर मेन कॉन्सेप्ट देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो ऐसा कोई बच्चा जो जन्म नहीं लेता है, या बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता, जब तक उसका बर्थ नहीं हो जाता है, तब तक वह अजन्मा व्यक्ति ही कहा जाएगा। बच्चे का गर्भ में आना भी उस व्यक्ति को अजन्मा ही कहा जाएगा। मतलब क्या? टेक्निकली सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ऐसा बच्चा जो मां के गर्भ में आ चुका है, उसे भी धारा 13 के प्रयोजन के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी कोई बच्चा जो मां के गर्भ में आया नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, तो वैसे बच्चों को भी धारा 13 के प्रयोजन के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। राइट? तो इस संदर्भ में अजन्मा व्यक्ति का अगर अभिप्राय देखा जाए तो एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है। दूसरी चीज, अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति के अंतरण से रिलेटेड जो प्रोविजन धारा 13 में दिया गया है, क्या वह धारा 5 का अपवाद है, या वह धारा 5 का विरोध करता है? तो इसको लेकर के विभिन्न विचारधाराएं हैं, लेकिन जब आप टेक्निकली देखो तो कहीं से भी धारा 13 धारा 5 का विरोध नहीं करती है। धारा 13 धारा 5 का अपवाद भी नहीं है, क्योंकि धारा 13 में भी धारा 5 के नियम को फॉलो किया जाता है। कैसे? धारा 5 क्या है? धारा 5 आप देखते हो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन। तो धारा 13 में भी कहीं ना कहीं जो फर्स्ट क्लॉज है, वह लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन की बात कर रहा है। यहां पर जब आप देखते हैं कि पूर्व हित, प्रायर इंटरेस्ट को सीमित हित के रूप में सृजित होना, मतलब क्या? अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण डायरेक्ट नहीं हो रहा, पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, और वह प्रायर इंटरेस्ट सीमित हित के रूप में, अभी स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि सीमित हित क्या है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया वह लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में क्रिएट करके ही किसी संपत्ति का अंतरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए के पास एक प्रॉपर्टी है P1। इस प्रॉपर्टी को ए बी को देना चाहता है, फिर सी को, और उसके बाद सी के अजन्मे व्यक्ति को, सी के अजन्मे बच्चे को। तो अगर आप देखोगे कि सी के अजन्मे बच्चे को उसके बाद दिया जाता है, तो यहां पर क्या कहा? पूर्व हित को सीमित हित के रूप में सृजित होना। तो पूर्व हित को सीमित हित के रूप में सृजित होने का मतलब है कि अगर ए अपनी P1 प्रॉपर्टी बी को देना चाहता है, तो यहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में देगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के रूप में ट्रांसफर नहीं करेगा। अब लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में आप देखोगे कि हो सकता है कि 1 साल के लिए दिया जाए, हो सकता है 2 साल के लिए दिया जाए, हो सकता है 5 साल के लिए दिया जाए।
तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि जब P1 प्रॉपर्टी बी को दी गई तो कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया, किन चीजों के लिए दिया गया। तो आप देखोगे कि राइट टू यूज दिया गया, राइट टू मैनेज दिया गया, लेकिन राइट टू डिस्पोज ऑफ उसे नहीं दिया गया, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट जब लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में होगा, जब पूर्व हित सीमित हित के रूप में होगा, तो इसका मतलब है कि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करना। राइट, तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि बी को जो संपत्ति दी गई, इसे कैसा हित दिया गया, सीमित हित के रूप में दिया गया, लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में दिया गया। अब यह लिमिटेड इंटरेस्ट हो सकता है कि बी के 10 साल के लिए, बी 10 साल तक जिस डेट को संपत्ति का अंतरण हुआ उस डेट से 10 साल तक बी इसका एंजॉय करेगा। मान लीजिए कि ए ने बी को 1 जनवरी 2000 को बी को संपत्ति अंतरित की। कितने साल के लिए अंतरित की, तो 10 साल के लिए अंतरित की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2000 से लेकर के बी 1 जनवरी 2010 तक इस प्रॉपर्टी को उपभोग करेगा, एंजॉय करेगा, इंटरटेन करेगा, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उपभोग साथ के साथ मैनेज भी करेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता क्योंकि ऑनरशिप उसे नहीं मिली है। तो बी क्या करेगा, 1 जनवरी 2000 से 10 साल आप देखोगे तो 1 जनवरी 2010 तक इस प्रॉपर्टी को लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में यूज करेगा। मान लो कि आगे भी अगर सी को दी गई प्रॉपर्टी तो यहां भी दे दी, मान लीजिए 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए अगर सी को दिया गया तो अगेन कैसा इंटरेस्ट दे दिया, लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया। तो लिमिटेड इंटरेस्ट दिए जाने की वजह से आप क्या देखते हैं कि सी कब तक यूज करेगा, तो 1 जनवरी 2020 तक इस प्रॉपर्टी का यूज करेगा। तो यहां पर केवल प्रॉपर्टी को यूज करना है, प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं करना, क्योंकि यहां पर इनको लिमिटेड इंटरेस्ट ही मिला है। लेकिन जैसे ही सी के अजन्मे को दिया गया, जो बच्चा जन्म लेगा, तो इस बच्चे का जन्म लेना अनिवार्य है। अगर बच्चा जन्म नहीं लेता है तो वह प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक करेगी और वापस ए के पास चली आएगी। अब सवाल उठता है कि यह बच्चा कब जन्म लेगा जिससे कि इस अजन्मे को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इस बच्चे का जहां तक जन्म लेने का सवाल है, तो इस बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2020 तक, या फिर प्रायर इंटरेस्ट, जो प्रायर इंटरेस्ट की समाप्ति किस डेट को हो रही है, 1 जनवरी 2020 को हो रही है। तो इस बच्चे का जन्म लेना प्रायर इंटरेस्ट की समाप्ति के पूर्व होना चाहिए। अच्छा, इस बच्चे को जो दिया जाएगा ना, वो लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पूर्ण हित का अंतरण होगा। ऐसा आप देखोगे यहां पर कि अजन्मे व्यक्ति को संपूर्ण हित का अंतरण होना चाहिए, और संपूर्ण से अच्छा होगा अवशिष्ट हित, मतलब जो हित बी और सी ने यूज किया उससे जो बचा खुचा इंटरेस्ट है, वह पूरे के पूरे इंटरेस्ट को एंजॉय कौन करेगा, यह अजन्मा करे। तो इस वजह से अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण का जहां तक सवाल है, तो आप क्या देखते हैं कि पूर्व हित को सीमित हित के रूप में सृजित होना। दूसरी बात कि जब आप देखते हो कि ए ने बी को, फिर बी ने सी को, और उसके बाद सी के अजन्मे को किया, तो सेक्शन 5 का उल्लंघन कहां है, धारा 5 के नियम को तो फॉलो कर ही रहा है। धारा 5 क्या था, सेक्शन 5 में हमने बताया था ना कि लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होना चाहिए, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। तो यहां पर जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच संपत्ति का अंतरण तो हो ही रहा है। तो जब लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन हो रहा है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, तो इसका मतलब है सेक्शन 5 को तो फॉलो कर रहा है। देखो, यहां पर अजन्मे व्यक्ति को डायरेक्ट अगर ट्रांसफर किया जाता, अगर अजन्मे व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण डायरेक्ट दिया जाता, तो उस स्थिति में यह मान्य नहीं होता, धारा 5 का उल्लंघन हो जाता, वॉइड हो जाता। लेकिन जहां हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उस स्थिति में यह वॉइड नहीं होगा। और यही चीजें आप देखोगे गिरिजेश दत्त वर्सेस दत्तादीन के मामले में भी न्यायालय ने निर्धारित किया था। तो इस वजह से धारा 5 का अपवाद टेक्निकली कहना उतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा कि धारा 13 को धारा 5 का एक्सटेंशन कहा जाए, धारा 13 को धारा 5 का विस्तार कहा जाए। दूसरी बात कि जब आप देखते हो ए
बी सी और फिर सी के अजन्मे बच्चे। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि पूर्व हित को सीमित हित के रूप में सृजित किया, प्रायर इंटरेस्ट को लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में सृजित कर दिया। सेकेंड पॉइंट आप देखते हैं कि अजन्मे व्यक्ति का जन्म पूर्व हित की समाप्ति के पहले होना चाहिए। तो पूर्व हित समाप्त कब हो रहा है? 1 जनवरी 2020 को। तो अजन्मे बच्चे का जन्म हर हाल में 1 जनवरी 2020 तक या 1 जनवरी 2020 से पहले तक हो जाना। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद अजन्मे व्यक्ति का जन्म होता है, मान लो कि 5 जनवरी 2020 का अजन्मे व्यक्ति का जन्म होता है, तो इस स्थिति में उसे कोई हित नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अजन्मे व्यक्ति का जन्म पूर्व हित की समाप्ति के पहले। जब आप तीसरा पॉइंट देखोगे तो यहां कहता है कि अजन्मे व्यक्ति को संपूर्ण अवशिष्ट हित का अंतरण किया जाना चाहिए। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर आप सी के अजन्मे को संपत्ति का अंतरण कर रहे हैं, तो उसे पूरा का पूरा जो भी बचा खुचा इंटरेस्ट है, वो सारे के सारे इंटरेस्ट आप उसे दे दो। तभी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण मान्य हो। दूसरी बात कि अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में जब संपत्ति के अंतरण की आप बात करते हो, मान लीजिए कि अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है, तो जिस तारीख को अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है, उसी तारीख को अजन्मा व्यक्ति निहित हित अर्जित कर लेता है। अब इस संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 20 को, धारा 20 को, सेक्शन 20 पढ़ोगे, देखो हर धाराएं एक दूसरे से कनेक्ट है और जो मेन चीज होता है ना, वो होता है बेयर एक्ट को एक धाराओं को दूसरी धाराओं के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ना। तो आप देखोगे कि अगर धारा 20 पढ़ोगे तो जैसे ही अजन्मा व्यक्ति जन्म लेता है, वैसे ही अजन्मा व्यक्ति को पूर्ण हित और अजन्मा व्यक्ति को निहित हित मिल जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और इसके अलावे भी अगर कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा हो, तो टीपी एक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन रहा तो उस पर वीडियो बना दूंगा मैं। इसके अलावे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो अधिक से अधिक संख्या में। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।